दोस्तों नमस्कार। अगर तमिलनाडु में दोबारा चुनाव हो गए तो क्या होगा? एक झटके में डीएमके का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दूसरे झटके में एआईडीएमके के सामने अपनी अतीत की पूरी राजनीतिक जमीन खुदती हुई उसे दिखाई देने लग जाएगी। और अगर दोबारा चुनाव नहीं होते हैं और सदन के भीतर टीवीके यानी विजय को बहुमत साबित करने की इजाजत मिल जाती है, तब क्या होगा? उस वक्त हो सकता है डीएमके भी टूट जाए, हो सकता है एआईडीएमके भी टूट जाए, हो सकता है बड़ी तादाद में एब्सेंट हो जाए वो तमाम विधायक जिन्हें लगने लगा है कि दरअसल विजय अगर मुख्यमंत्री बन गए और टीवीके ने राजनीतिक तौर पर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर डाली तो उसके बाद द्रविड़ राजनीति का अंत हो जाएगा। यानी बरसों बरस से जो चला आ रहा था वो खत्म होगा और तमिलनाडु के भीतर एक नई राजनीतिक शुरुआत होगी। तो क्या इसीलिए डीएमके और एआईडीएमके जिस राजनीतिक लकीर को खींच रहे हैं उसमें पहला और आखिरी विकल्प यही है, किसी भी हालत में विजय को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। लेकिन सवाल तो यह है कि चाबी दिल्ली के पास है और दिल्ली क्या सोचती है? तो दिल्ली यह जरूर सोचती है छत्रपों की मौजूदगी उसकी राह में कांटा है। तो क्यों नहीं दोबारा चुनाव करवा दिए जाएं और एक ऐसी परिस्थिति तमिलनाडु के भीतर पैदा कर दी जाए जिसका मैसेज बहुत साफ हो। अगर विजय को जनता चाहती है, वहां के वोटर चाहते हैं और साथ में अगर राहुल गांधी भी खड़े हैं तो 200 सीट ही सही, लेकिन दूसरे झटके में बीजेपी विपक्ष के तौर पर क्या तमिलनाडु में स्थापित हो जाएगी जब द्रविड़ राजनीति का अंत होगा या उसका रास्ता खुल जाएगा? क्योंकि दो बातें तो बहुत साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली कोई फैसला नहीं लेगी और दिल्ली के कोई फैसला नहीं लेने का मतलब है कि राज्यपाल जिस भूमिका में आ चुके हैं ऐसी परिस्थिति इस देश में कभी किसी राज्यपाल ने खड़ी की नहीं थी, यानी संवैधानिक लकीर पीछे छूट चुकी है। उसके आगे का मसला यह है कि अभी तक जो चुनाव के जरिए चुनाव आयोग की भूमिका नजर आ रही थी और तमाम छत्रप एक एक करके सवाल अलग अलग राज्यों में उठा रहे थे, वो छत्रप चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, इन छत्रपों के सामने राजनीतिक संकट अगर गहरा रहा है तो एक दांव में ही तमिलनाडु के भीतर वो राजनीति जो बरसों बरस से चली आ रही थी उसको मटियामेट किया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी विजय के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी डीएमके के साथ खड़े थे, इसका लाभ डीएमके को बाखूबी होता रहा और सही मायने में अगर ईसाई और मुस्लिम वोट दोनों को अगर आप डीएमके से हटा देते हैं तो एक झटके में डीएमके जो आज की तारीख में जितनी सीटें लेकर आई है क्या वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी? यानी उसकी राजनीतिक सफर का अंत होगा और यह शायद दिल्ली चाह सकती है। और अगर दिल्ली ऐसा चाहती है तो डीएमके क्या चाहेगी? यानी मैसेज इसीलिए अटका पड़ा है कि कांग्रेस अगर टीवीके के साथ यानी विजय के साथ आकर खड़ी हो गई तो फिर लेफ्ट को क्या मुश्किल है, वीसीके को क्या मुश्किल है, उन्हें भी तो साथ आ जाना चाहिए क्योंकि वह भी तो कांग्रेस की तरह डीएमके के साथ थे। वो साथ आते हैं तो आंकड़ा एक झटके में 118 तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर फिर दो बड़े सवाल पैदा हो चुके हैं। पहला सवाल यही है, वामपंथी तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके पास यह गारंटी नहीं होगी कि स्टालिन का साथ उनके साथ बरकरार रहे और दूसरी बात, स्टालिन सरकार नहीं बना रहे हो, यानी एआईडीएमके और डीएमके दोनों मिलकर सरकार बनाने की दिशा में कदम ना बढ़ा दे। हालांकि आज दिन भर डीएमके की तरफ से सिर्फ इसे अफवाह बताया गया, झूठी खबरें बतलाई गई कि डीएमके कोई समझौता एआईडीएमके के साथ कर सकती है। तो एक हिस्सा अगर यह है तो दूसरा हिस्सा उससे भी ज्यादा भयानक है
क्योंकि आज तक किसी राज्यपाल ने अपने सामने बहुमत के आंकड़े रखने को नहीं कहा, और यह इस देश के कई राज्यों में हो चुका है। 2018 में येदियुरप्पा को लेकर हुआ, 2019 में देवेंद्र फडणवीस को लेकर हुआ। अलग अलग राज्यों में कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई, लेकिन इसके आगे की स्थिति और खतरनाक इसलिए, पहली बार राजभवन के प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह मैसेज जारी कर दिया गया कि हम संतुष्ट नहीं हैं और विजय यानी टीवी के 118 जो बहुमत का आंकड़ा है उसको वह पूरा कर भी सकती है। जरा इस प्रेस रिलीज को देख लीजिए। सामान्य तौर पर राज्यपाल की कोई भूमिका होती नहीं है। जनता ने वोट दिए, अपने प्रतिनिधि को चुना, जो सबसे बड़ी पार्टी है। राज्यपाल को सिर्फ उसे बुलाना होता है, क्योंकि इस दौर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भीतर सिर्फ यस और नो नहीं, एक नोटा भी काम करता है, जो पार्लियामेंट के भीतर और विधानसभाओं में कई मौकों पर खुलकर आया है। इस नोटा का मतलब एब्सेंट होता है, यानी अगर राज्यपाल टीवीके को कह देते हैं कि आप सरकार बनाइए और सदन के भीतर जो भी वह एक मियाद देते हैं, 2 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की, उस पीरियड में आपको अपना बहुमत साबित करना है। जैसे येदियुरप्पा को 15 दिन दे दिए गए थे। देवेंद्र फडणवीस को तो कोई वक्त भी निर्धारित नहीं हुआ था। सुबह 5 बजे अचानक एक झटके में शपथ दिला दी गई। वो 24 घंटे भी चल नहीं पाई, लेकिन फिर भी शपथ दिला दी गई। यहां मसला यह है कि विधानसभा के भीतर जो सदन की स्ट्रेंथ होती है, जब वोटिंग हो रही होती है कि कौन सरकार के साथ है या नहीं है, तो उस सदन के स्ट्रेंथ के हिसाब से ही बहुमत का आंकड़ा गिना जाता है। यानी एक झटके में 234, जी विधानसभा की स्ट्रेंथ यही है। 234 के लिहाज से 117, 118 का आंकड़ा है। इस वक्त खुद टीवीके के पास 108 हैं। अगर उसमें एक माइनस कर दीजिए, क्योंकि विजय 2 सीटों से जीते हैं, तो 107 हो गए। 5 कांग्रेस का समर्थन, 112 हो गए। 112 और 112 होते हैं 224, और सदन है 234 का। मतलब यह हुआ कि अगर 10 लोग भी एब्सेंट हो जाते हैं तो उसके बाद एक झटके में बहुमत मिल गया। और अगर आप और पन्नों को पलटना चाहते हैं तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार तो अल्पमत में ही रही, लेकिन वो 5 बरस चली। तो राज्यपाल की भूमिका अब खुलकर सामने आ गई कि दरअसल ये राज्यपाल नहीं, ये दिल्ली के प्यादे के तौर पर काम कर रहे हैं। और दिल्ली की इच्छा बहुत साफ है, एक बार बंगाल में शपथ ग्रहण हो जाए, परिस्थिति ठीक ठाक पटरी पर ले आए, जो सहमति वहां के मुख्यमंत्री को लेकर बनानी है उस पर बन जाए, कोई उसमें उहापोह की स्थिति नहीं हो, जो नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन बंगाल डिस्टर्ब तो पूरे देश को कर रहा है, तो उसको पटरी पर ले आए, उसके बाद फैसला लेंगे। और तब तक राज्यपाल ये कहते रहेंगे 118, ये आंकड़ा आप छू नहीं पाए। सवाल अगर ऐसा है कि सदन तक टीवीके को जाने ही नहीं दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री पद की शपथ विजय ले ही नहीं पाएंगे, तो यह डर और खौफ डीएमके और एआईडीएमके दोनों के भीतर है। दोनों इस हकीकत को जानते हैं, इस वक्त राहुल गांधी दक्षिण भारत में एक नायक की तर्ज पर हैं, और इन सब के बीच तमिलनाडु में एक नायक की तर्ज पर ही विजय निकलकर आए हैं। और दोनों अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यह चुनाव 200 पार की परिस्थिति में भी दोनों को लाकर खड़ा कर सकता है, और एआईडीएमके और डीएमके का सुपड़ा साफ एक झटके में पूरे तरीके से हो जाएगा। आप कहेंगे यहां बीजेपी को लाभ हो रहा है, लेकिन बीजेपी की नजर कहीं और भी है। बीजेपी को यह लग रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अभी तक तो जो उसको साथ मिलता था जिन सांसदों का जो एआईडीएमके के होते थे, और उसे भी लगता था कि अपने भी 1-2 लोग जीत जाएंगे, तो एक झटके में वो सब गायब हो जाएगा। यानी लोकसभा के भीतर कांग्रेस की संख्या बढ़ेगी, इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ेगी।
जहां पर टीवीके की मौजूदगी होगी। और यह मैसेज अच्छा नहीं है लोकसभा के लिहाज से, लेकिन राज्य के चुनाव के लिहाज से अगर दोबारा चुनाव का खेल खेल ही दिया जाए तो इसमें छत्रप जो लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं, तो उसमें दो और छत्रप जो तमिलनाडु के हैं उनके नाम भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि अपने बूते राज्यपाल इस भूमिका में आ नहीं सकते हैं जिस भूमिका में आज वो खड़े हो गए हैं। सुन लीजिए क्या कहते हैं कपिल सिब्बल। तो ये अपने आप में असंवैधानिक है, गलत है, असूलों के खिलाफ है, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन के खिलाफ है, बोमाई की जजमेंट के खिलाफ है, और उनको बुलाना चाहिए। लेकिन कहना पड़ता है कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो जैसे हाईकमांड, उनका तो हाईकमांड भाजपा है ना, तो जैसा हाईकमांड कहता है वैसा ही करते हैं। तो हाईकमांड कहता है कि अभी रुक जाओ, हम कोशिश करते हैं, षड्यंत्र चलाते हैं। किसी भी राज्य के भीतर चुनाव के बाद जनता के भीतर आक्रोश तो होगा, उबाल भी होगा। उसके लिए राज्यपाल इस वक्त खलनायक की तर्ज पर होंगे और खुद को नायक ठहराने के लिए स्टालिन बार बार कह रहे हैं कि मैंने किसी को रोका नहीं है। उसके बावजूद भी लेफ्ट मूव क्यों नहीं कर रहा है? सीपीआई और सीपीएम दो दो विधायक उनके पास हैं, वीसीके उसके पास भी 2 विधायक हैं। ये 6 विधायक अगर शिफ्ट हो जाएं तो एक झटके में सरकार बन जाएगी। लेकिन सभी रुके हुए क्यों हैं? क्या वाकई स्टालिन बतला तो रहे हैं, लेकिन वो भविष्य भी देख रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा अगर मुख्यमंत्री के तौर पर विजय आ गए। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए, उन्होंने जितनी बड़ी तादाद में रेवड़ियों को बांटने का ऐलान तमिलनाडु के भीतर किया, वो 1.5 गुना ज्यादा है। तुलना किसकी? डीएमके की। डीएमके जो बांट रही थी पूरे राज्य में वो तकरीबन 60,000 करोड़ का था। टीवीके ने जो ऐलान किया है अगर उसको उसी रूप में बांटा जाए तो ये 90,000 करोड़ पार कर जाएगा। इनकम जो है, रेवेन्यू जो है स्टेट का, वो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का है। कर्ज में डूबा हुआ है तकरीबन 10 लाख करोड़ के। वाकई रिजर्व बैंक की जरूरत पड़ जाएगी अगर आप इस दिशा में बढ़ते चले गए और अगर इस दिशा में राजनीतिक तौर पर आप सफल हो गए और इसके बाद अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो लोगों के साथ और खास तौर से युवाओं के साथ जुड़ गया, तो फिर तो डीएमके और एआईडीएमके की राजनीति गर्त में चली जाएगी। और यह संकट दिल्ली के सामने इसलिए दोहरा है क्योंकि विजय से खतरा नहीं है। विजय से खतरा द्रविड़ राजनीति को है जो डीएमके और एआईडीएमके 60 और 70 के दशक से चलाते आए हैं। बीजेपी को खतरा राहुल गांधी के कद से है। वो कद जिस लिहाज से बढ़ रहा है, अगला संकट आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। जो इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी खड़ी है वो जान रहे हैं। वो जान रहे हैं कि दरअसल इस परिस्थिति में अगर सिल्वर स्क्रीन के नायक का कद और जनता के बीच राहुल गांधी का जो कद है, दोनों को मिला दिया जाए तो ये कॉकटेल बड़ा जबरदस्त राजनीतिक तौर पर भी होगा। तो इस संकट का सामना किया जाए तो कैसे किया जाए, यही द्वंद्व बीजेपी के भीतर या कहें दिल्ली के भीतर है। क्योंकि राज्यपाल अपने आप ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता है। राज्यपाल के पास एक प्रोटोकॉल होता है, उसके पास एक संवैधानिक किताब होती है जिसके आश्रय उसे काम करना पड़ता है। लेकिन पहली बार जब उसने उन रास्तों को छोड़ दिया तो यह मैसेज राज्यपाल से आगे दिल्ली की लाल दीवारों के भीतर गूंजती हुई वो धड़कनें हैं जो समझ तो रही हैं कि अच्छा हो अगर क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाए। लेकिन दूसरा खतरा है, अच्छा ये नहीं होगा कि राहुल गांधी विजय के साथ मिलकर तमिलनाडु में सत्ता बना लें और उसके बाद पूरे दक्षिण भारत की इकोनॉमी चुनौती देते हुए उस उत्तर भारत से तुलना करने लग जाए जहां पर बीजेपी का राज है। क्योंकि डेवलपमेंट के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, विकास दर के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, ध्यान दीजिए एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ सेक्टर के लिहाज से, एक लाइन से पूरी कतार, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, और अब तो बंगाल भी होगा, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है,
गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है। इस पूरी कतार को अगर देखते चले जाइए तो इनसे कई गुना आगे दक्षिण भारत के राज्य हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इंस्टीट्यूशन के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से और विकास दर के लिहाज से भी आगे है। यह मैसेज एक झटके में पूरे देश के भीतर जाएगा और बीजेपी दक्षिण माइनस उत्तर भारत की एक ऐसी पार्टी के तौर पर होगी जिसकी पहुंच पकड़ राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की हो नहीं पाएगी। राहुल अपने तौर पर ना प्रधानमंत्री तो है नहीं कि उनकी तुलना राष्ट्रीय नेता के तौर पर होने लग जाए, लेकिन बावजूद इसके जब सवाल उस नए युवा पीढ़ी के सामने अपने रोजगार को लेकर होगा, एजुकेशन को लेकर होगा, ये तमाम सवाल जो उसके बीच रेंगेंगे, जो इस वक्त रेंग रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी और उसके नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक संकट तो खड़ा हो जाएगा। यही वो अंतर्द्वंद है जो राज्यपाल को अटकाए हुए है। वो फैसला नहीं ले रहे हैं, विजय राजभवन से लौट आ रहे हैं, आज भी लौट आए। इन सब के बीच एआईडीएमके अलग अलग तरीके से अपने भीतर कुछ विद्रोह पैदा करके बतला भी रही है कि देखिए कुछ पुडुचेरी चले गए, 25 एमएलए वहां पर है जो विरोध कर रहे हैं, पार्टी टूटेगी तो 32 एमएलए चाहिए। स्टालिन अपने तौर पर अपने साथियों कह रहे नहीं नहीं हमने सबको फ्री कर दिया, हम तो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। ये सारी बातें कहने की है, मसला सिर्फ एक ही है, विजय को विजय पथ पर चलने मत दो, राहुल गांधी को उस विजय पथ पर साथ चलते हुए रोक लो। और दूसरी तरफ वो द्रविड़ राजनीति जो बरसों बरस से चली आ रही थी उसको खत्म किया जाए। ये मैसेज अगर है तो क्यों नहीं द्रविड़ राजनीति अब आपस में ही मिलकर महाद्रविड़ राजनीति के आश्रय सत्ता को संभालने के लिए राज्यपाल के सामने अपनी लिस्ट दे दे, जो लिस्ट 121 एमएलएस की होगी। ये परिस्थिति दिलचस्प हो या ना हो, लेकिन पहली बार भारत की राजनीति ने उस पर्दे को हटा दिया जिसमें लोकतंत्र नाम का कोई शब्द रेंगता था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहीं चलता था, जिसके आश्रय चुनाव के बाद की परिस्थिति में राज्यपाल की भूमिका सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी लेने देने इतनी ही होती थी। सब चीज टूट चुके हैं तो फिर लोकतंत्र तो डिस्ट्रॉय होगा ही। और उस पर्दे को जब हटा दिया गया तो उसके नायक कौन कौन से होंगे उसको देखने में कोई भूल ना हो जाए, इसीलिए दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई है। पहचान तो उन्होंने पाली, अब वो कुछ भी गंवाने को तैयार नहीं, लेकिन सब कुछ पा पाएंगे इसके बाद, ये सवाल उन्हें अभी भी खटक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।